नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड फंक्शन पे। थायराइड किस प्रकार से काम करता है उसको डेप्थ में जानेंगे तथा इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं अगर ये डिसफंक्शन करेगा और उसको ठीक कैसे करना है, साथ ही हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, थायराइड जो है हमारे यहाँ इस एरिए में, ये गले वाले एरिए में इस आकार का होता है और ये साथ में मैंने एक कैपिलरी भी बना दिया है। और ये जो है इसे फॉलिकल्स बोलते हैं। ये सारे के सारे फॉलिकल्स है, ये जितने भी हैं ये फॉलिकल्स है। एक फॉलिकल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, देख सकते हैं। ये एक सिंगल फॉलिकल है और ये इसके एक एक सेल हैं। इसी को मैंने इनलार्ज करके यहाँ पे बना दिया है सबसे लास्ट में। अब आप इस पार्ट को समझें। इसको समझने से पहले चला हम इसके कार्य को समझ लेते हैं कि क्या क्या जो है मेनली इसका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले नंबर पे तो ये मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे में इसकी कमी होगी थायराइड फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा, उसका मेंटल ग्रोथ नहीं हो सकता है, फिज़िकल ग्रोथ भी नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे बौने रह जाते हैं तो उनका फिज़िकल ग्रोथ नहीं हुआ है। कुछ बच्चे बहुत ही बड़े हो जाते हैं, जैसे कि खली जैसे हो जाते हैं, मतलब उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इसी की वजह से होता है, थायराइड डिसफंक्शन कर रहा होता है। दूसरा है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ये क्या होता है? ये बेसिकली जैसे आप किसी बाइक में पेट्रोल डालते हैं ना, वो कितना एवरेज देगा, ठीक वही हिसाब किताब इसका भी है। आपकी बॉडी कितना एवरेज देगी, अर्थात आप एक क्वांटिटी में आप भोजन लेते हैं, उस भोजन से जो आपको ऊर्जा प्राप्त हुई है वो कितनी देर तक चलेगी। हो सकता है, देखिए, मेरा मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो तो मैं थोड़ा सा काम करके मेरा एनर्जी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो मैं हमेशा जो है पतला ही रहूँगा। एक उसी के अपोजिट कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है, ठीक है, सेम मेरे ही जितना काम करता है, वो भी खाना भी उतना ही खाता है, लेकिन उसका जो है मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है, तो वो क्या होगा, थोड़ा हैवी होगा। सो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति हैवी होता है या पतला होता है, इसी के वजह से होता है। तीसरा जो है ये एड्रेनर्जिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। अभी एड्रेनर्जिक सिस्टम क्या है? यहाँ पे किडनी के ऊपर 2 एड्रीनल ग्लैंड्स होती है और वहाँ से जो है 2 प्रकार के हार्मोन निकलता है, वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। बेसिकली ये 2 प्रकार की सिचुएशन में निकलता है। एक जो होता है सिंपैथाइज सिचुएशन और एक पैरासिम्पैथाइज सिचुएशन में। सिंपैथाइज सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी टेंशन में होते हैं। अगर पुराने ज़माने की बात करें तो आप मान लो जंगल में जा रहे हो तो आपके सामने कोई भालू चीता आ जाए, ठीक है, तो उस समय ये जो है रिलीज़ हो जाएगा, जो एड्रेनल ग्लैंड से जो है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ होने का कारण बेसिकली आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, उस वजह से ये निकलता है, आपको एक्टिव कर देता है, आपको सेल से निकाल के ऊर्जा प्रदान करना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है जब ये निकलता है ना, और हार्ट रेट भी बहुत तेज़ हो जाता है। सो इस प्रकार से ये इस चीज़ को भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, एड्रेनर्जिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। अगर ये डिसफंक्शन करेगा तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्रॉपर काम नहीं करेंगी, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए, किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए निकलता है। पैरासिम्पैथेटिक आपको नॉर्मलाइज करने के लिए निकलता है कि आप बिल्कुल शांत रहो। आप कह सकते हैं कि उसी के अपोजिट है वो, सिंपैथेटिक के ही अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक है, कि भाई आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रखे हो, आप किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो, अब उस सिचुएशन से निकल गए हो, तो उस सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस से जो है हार्मोन्स निकलते हैं। तो इस प्रकार से हार्मोन नहीं निकलता, रादर वो उस चेन को काट देता है। जो चेन चल रही होती है ना, उस चेन को वो डिस्कनेक्ट कर देता है। तो आपका जो सिंपैथेटिक जो सिस्टम चल रहा होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर उसके बाद
आदमी अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट इस पे। सो ये तो आपने समझ लिया कि ये फॉलिकल्स है, ठीक है, दीज आर द फॉलिकल्स। ये इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये मैंने बना दिया, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इनलार्ज कर दिया है। अब इसके अंदर देखें, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कोलोइड, ठीक है, दिस एरिया इज़ कोलोइड। और ये एक सेल है, एक सेल के भीतर एक न्यूक्लियस है। इसमें ये वाला जो पार्ट है, दिस इज पार्ट है ल्यूमिनन मेम्ब्रेन कार्ड, ठीक है, ये ल्यूमिनन बोलते हैं इसको, और इसे बोलते हैं बेजल मेम्ब्रेन। बेजल मेम्ब्रेन इस एरिए से, ये हमारा कैपिलरीज है, यानी कि यहाँ से ब्लड आता जाता है। अब ब्लड में आयोडीन घूमता रहता है, क्योंकि हम भोजन में आयोडीन तो खाते ही हैं, ठीक है, वैसे इसको बोला जाता है, अभी आयोडाइड बोला जाएगा, आयोडीन आगे जाके बनेगा, ठीक है। आयोडाइड ब्लड में घूम रहा है, आयोडाइड यहाँ पे आ गया। इसके बाद आयोडाइड जो है वो हैवी चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है, हैवी चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो हैवी चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, वो डायरेक्टली सेल के अंदर जाते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ जो लिपिड सोल्यूबल्स होगा, जो फैट सोल्यूबल होगा वही जा सकता है। अदरवाइज ऐसी चीज़ों को ले जाने के लिए यहाँ पे एक जो है चैनल होता है, ठीक है, एक चैनल, यहाँ पे एक चैनल होता है, उस चैनल को हम बोलते हैं आयोडाइड चैनल। उस चैनल के ज़रिए आयोडाइड अंदर चला जाता है और इस कोलोइड वाले एरिया में चला जाता है। इस कोलोइड एरिया में एक अपना एंजाइम होता है, उसे हम बोलते हैं पेरोक्साइडेज, ठीक है, थायराइड पेरोक्साइड मॉलिक्यूल। वो करता क्या है, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है इस एरिया में, ठीक है, कोलोइड वाले एरिया में। अब आयोडीन आयोडाइड में आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 1 बात, एक और काम उसका है, उस एंजाइम का एक और कार्य है, ठीक है, थायराइड पेरोक्सीडेज का एक और कार्य है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। चलिए अब हम इस सेल के भीतर आ जाते हैं। इस सेल के भीतर आप ये देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और हम सबको पता है कि न्यूक्लियस में जो है जीन होता है, ठीक है, डीएनए आरएनए होता है। तो जीन जो है एक मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करता है। मैसेंजर आरएनए फर्दर एक जो है प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, एक प्रोटीन बनाता है। उस प्रोटीन का नाम है थायराइड ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये प्रोटीन यहाँ से उठ के, ठीक है, इस एरिया में आ जाता है। उसका तरीका ये है कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो प्रोटीन जाता है, वहाँ से गोल्जी बॉडी द्वारा जो आगे यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, इस वाले एरिया में, कोलोइड वाले एरिया में। गोल्जी बॉडी का काम परिवहन का काम होता है। गोल्जी बॉडी जस्ट लाइक अ ट्रक, ठीक है, ट्रांसपोर्टर का काम करता है, यहाँ से चीज़ें वहाँ उठा के ले जाता है। तो गोल्जी बॉडी ही इसे इस जगह पे ले जाता है। सो अब ये कोलोइड वाले एरिया में आ चुका है और इसका नाम है, मैंने यहाँ पे सारे टर्म्स लिख दिए हैं सो दैट आपको स्पेलिंग, विकॉर्डिस थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है, थायरोग्लोब्यूलिन इस प्रोटीन का नाम है। ये प्रोटीन देखिए ऐसे होता है, मान लो ये वो प्रोटीन है, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं ऐसे करके, ठीक, ऐसे ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमीनो एसिड इसमें होता है वो होता है टायरोसिन। टायरोसिन जो है इस वाले अमीनो एसिड, ये जो है इस प्रोटीन में भरा होता है, ठीक है। अन्य प्रकार के भी अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन टायरोसिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है हर जगह पे। अब मैंने कुछ टायरोसिन, ये जो मैंने राउंड ड्रॉ किया है, ये टायरोसिन है। टायरोसिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये हमारा शरीर जो है खुद ही बना लेता है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके शरीर में टायरोसिन की कमी हो गई है तो थायराइड फंक्शन ठीक से काम करेगा या नहीं। डेफिनेटली करेगा, क्योंकि हमारा शरीर जो है उसको, उस प्रोटीन को खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है। जो पेरोक्सीडेज मॉलिक्यूल था यहाँ पे इस एरिया में, वो क्या करता है, जो उसने आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट किया था, वो क्या करता है, उसको यहाँ पे फिक्स कर देता है इस तरह से, ठीक है। किसी में 2 आयोडीन लग जाते हैं, किसी में 1 आयोडाइड लगता है। अब देखिए जो जिसमें 1 अटैच होगा उसको बोलेंगे हम मोनो
इसको हम बोलेंगे मोनो आयोडायटायरोसिन, ठीक है, मोनो आयोडोटायरोसिन, मोनो आयोडोटायरोसिन। जिसमें 2 लगेगा उसमें हम बोलेंगे डाई आयोडोटायरोसिन, ठीक है, 2 लग गया तो डाई हो गया। और अगर 3 लग जाए तो क्या बोलेंगे, ट्राई आयोडोटायरोसिन। और 4 हो जाए तो क्या होगा, 4 होगा तो बोलेंगे टेट्रा आयोडोटायरोसिन। टेट्रा मतलब 4, आयोडो मतलब आयोडीन, ठीक है, और टायरोसिन मतलब, टायरोसिन आपको बता ही दिया कि एक अमीनो एसिड है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें एक अटैच हुआ है, इस टायरोसिन अपना अमीनो एसिड में, इस अमीनो एसिड में 2 अटैच हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों में ही 2 अटैच हुआ है। अब ये करता क्या है, ये जो पेरोक्सीडेज है, यहाँ सारे टर्म्स मैंने लिख दिए, जो पेरोक्सीडोज जो एंजाइम है, ये करता क्या है, ये दोनों को एक साथ कर देता है, ठीक है, 2 अमीनो एसिड्स को एक साथ मिला देता है। अभी मिला दिए तो क्या बन गया, इसके पास 1 है, ठीक है, और इसके पास 2 जो है आयोडीन है, ये 2 और प्लस 1 मिलकर 3 बन जाते हैं। अभी जब 3 बन गया तो ये बन गया T3, ठीक है, जब इस प्रकार के 1 + 2 मिलते हैं तो बनता है T3। नाउ T3 हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड हियर। अब आप बताओ, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा, ठीक है, 4 है ना, 2 + 2 4, तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया हमारा T3 T4। इस प्रकार से ये सारी की सारी प्रक्रिया है T3 और T4 को प्रोड्यूस करने का। इसमें क्या क्या चीज़ें लगी, आप खुद अपना दिमाग लगा के बताओ। एक तो आयोडीन लगा है, आयोडीन नहीं खाओगे तो आपका T3 T4 अच्छे से काम नहीं करेगा। और दूसरा क्या है, अगर आपका बॉडी जो है टायरोसिन अमीनो एसिड नहीं प्रोड्यूस करेगा तो भी जो है आपका बॉडी जो है ये लैग करेगा T3 T4 को। अब अच्छे से समझ गए आप। अब इसमें देखे एक चीज़ और है, अब एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपको बताता हूँ। ये तो रहा फॉलिकल सेल्स की बात, राइट, दीज आर द फॉलिकल सेल। लेकिन इसी के साथ ये देख रहे हैं ना, ये जो एरिया है, दीज आर कॉल्ड पैराफॉलिकल्स, ठीक है। पैराफॉलिकल्स में पैराफॉलिकल सेल्स द्वारा एक और हार्मोन बनाया जाता है। इन्होंने तो मिलके बनाया T3 T4, ठीक है, T3 T4 ये फॉलिकल सेल ने। पैराफॉलिकल सेल जो है, ये वाला जो है, ये बनाता है कैल्सीटोनिन, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है, ये देखें, ये बनाता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन बहुत ज़बरदस्त काम करता है। जिसका कैल्सीटोनिन काम नहीं करेगा, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट एक चीज़ होता है जो हमारे बॉडी में ये इसको हड्डियों की तोड़ फोड़ करता है। और अगर ओस्टियोक्लास्ट अच्छे से काम नहीं करेगा, ओस्टियोक्लास्ट को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो होगा क्या कि आपकी ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम ट्रेवल करने लगेगा। तो ये जो कैल्सीटोनिन है, जो ये एक प्रकार का हार्मोन है जो कि पैराफॉलिकल द्वारा बनाया जा रहा है, ये क्या करता है, उसको कंट्रोल करके रखता है ओस्टियोक्लास्ट जो को, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट अगर हैवी बहुत ज़्यादा काम करने लग जाएगा ना, तो आप क्या करेगा कि वो बहुत ज़्यादा हड्डियों का तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। और जब बहुत ज़्यादा हड्डियाँ टूटेंगी तो आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम ट्रेवल करेगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसलिए कैल्सीटोनिन प्रोड्यूस होते रहना बहुत ज़रूरी है। जिसका प्रोड्यूस नहीं होगा तो इस प्रकार की समस्याएं उसकी बॉडी में आ जाएंगी, कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में। तो देखिए, एक बात मैं आपको समझा दूँ कि थायराइड की समस्या को मैंने झेला हुआ और मैंने उसको ठीक भी किया हुआ। थायराइड एक प्रकार का हार्मोन है, TSH की बात कर रहा हूँ मैं, और ये सारे के सारे हार्मोन हैं। तो जब वो ठीक हो सकता है तो ये सारी की सारी T3 T4 एंड ये जो कैल्सीटोनिन है, ये हार्मोन भी पूरी तरह से बैलेंस हो सकता है, वो भी केवल और केवल भोजन से। इस शरीर को भगवान ने ऑटो रिपेयर के लिए बनाया हुआ है। एक एक चीज़ ठीक हो जाती है। आप विश्वास करने वाले बनो और आप सही भोजन करने वाले बनो, ठीक है। दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होता, मैंने भी खाया 1.5 2 साल, कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, ठीक है। आपको अपना भोजन चेंज करना ही पड़ेगा, प्रकृति से जुड़ना ही पड़ेगा, तो ही आप पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे, अदरवाइज़ आप मेडिसिन तो खाते रहें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 3 प्रकार के हार्मोन इस पूरे थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये अब हमने समझ लिया।
लेकिन इनको भी तो कोई कंट्रोल करने वाला होगा, इसको भी तो कोई कंट्रोल करता होगा। इसको कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोला जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा निकाला जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है। आप जाओगे, अगर आपको थायराइड की समस्या है तो डॉक्टर सबसे पहले TSH ही चेक करता है कि आपका TSH लेवल काम कर रहा है। मेरा TSH लेवल बढ़ गया था, आपको बता दूं, लेकिन अब जो मैं एकदम पूरी तरह से फिट हूँ, ज़बरदस्त हूँ। चलिए अब ये बताओ, उसको कौन कंट्रोल करता है? TSH को कौन कंट्रोल करता है? उसको भी कंट्रोल करने वाला है, और वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक निकलता है जिसको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल्ड, आई हैव रिटन हियर और नॉट, चलिए जो भी है, एक हार्मोन वो निकालता है, ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन TRH करके निकालता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो TSH लेवल को जो है कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, या उसको स्टिमुलेट करता है, भाई तू TSH निकाल, ठीक है। अब यूँ कह सकते हैं कि जैसे कि मेरा TSH लेवल बढ़ा था, तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा ही स्टिमुलेट कर रहा था पैराथायराइड हार्मोन, हाइपोथैलेमस जो है, जो ज़्यादा ही TRH निकाल रहा था, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो इसलिए ज़्यादा TSH निकल रहा था, है ना। सो ये चीज़ है। अब जिसका TSH लेवल कम है, तो इसका मतलब ये कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो वो उसको ज़्यादा कम स्टिमुलेट कर रहा है, सो दैट जो है वो फर्दर TSH कम निकाल रहा है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें काम करती है। आज आपने समझा कि थायराइड ग्लैंड जो है कैसे काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।